हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे नीट के काउंसलिंग की। ठीक है, तो आज जितना भी डिटेलिंग है नीट काउंसलिंग का वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि नीट का डेट आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले नीट काउंसलिंग के बारे में जानेंगे, कौन सी बॉडी उसको कंडक्ट करती है। उसके बाद कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे, और उसके बाद राउंड्स जो कितने होते हैं नीट काउंसलिंग। उसके बाद कुछ अपडेट्स हैं उसको देखेंगे हम लोग, और उसके बाद प्रोसेसेस देखेंगे कैसा प्रोसेस होता है। फिर डेट के बारे में कुछ थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और काउंसलिंग प्रोसेस का भी जो है वो शुरू होने वाला है। तो MCC का वेबसाइट भी डाउन चल रहा है, तो जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडीज़ की। तो ये नीट काउंसलिंग 2023 की जो बॉडीज़ है जो हमेशा से इसको कंडक्ट करती है, वो है दो तरह की बॉडी है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की जो सीट्स होती हैं उनमें जो कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है। या फिर एक और होता है आयुष कोर्सेज, जिसमें BAMS है, BAMS है, BUMS है, BSMS है, BHMS है। ये सारे जो कोर्सेज़ हैं इनको कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, MBBS की बात करते हैं। तो MBBS में जो है वो MCC कंडक्ट करेगी ऑल इंडिया के लिए, और स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट करेगी स्टेट्स के लिए। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयुष कोर्सेज़ की। तो आयुष कोर्सेज़ में भी दो तरह की बॉडीज़ हैं। एक है जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करेगी, और दूसरा जो है वो स्टेट कोटा के लिए कंडक्ट करेगी, जो कि स्टेट अथॉरिटी होगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के बारे में, यानी MCC के बारे में बात करें। तो MCC जो है वो कौन कौन से कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करती है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, जो हम लोग सबको पता है कि 15% ऑल इंडिया कोटा सीट की जो काउंसलिंग होती है वो MCC के थ्रू ही होती है। तो साथ ही साथ इसमें जितने भी यूटीज़ हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, या फिर जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो चुका है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर भी इसी से कंडक्ट होगा। तो यहाँ की सीट्स क्या, चाहे मेडिकल सीट्स हो चाहे डेंटल सीट्स हो, वो सारे जो हैं वो MCC ही कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 100% MBBS और BDS सीट्स BHU की। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग करें तो एम्स का भी जितना भी 100% जो MBBS की सीट्स होती है वो ऑल ओवर इंडिया MCC ही कंडक्ट करती है, यानी ऑल इंडिया कोटा से ही आपको एम्स की सीट मिलती है। अगर हम लोग जिपमर की बात करें, चाहे वो पौडीचेरी की बात करें या फिर कराईकल की बात करें, तो ये दोनों जगह जो है वो MCC ही इसका काउंसलिंग कंडक्ट करेगा। ठीक है, MU की बात करें, यानी जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो उसकी बात करें, तो ये सारा जो काउंसलिंग है, इन सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है वो MCC ही कंडक्ट करेगा। 85% कोटा जो सीट्स का होगा, जैसे कि DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जैसे कि VMMS है, ABB IMS है, या फिर ESIC डेंटल है। तो ये सारा जो है काउंसलिंग जो है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ही कराती है, MCC ही के थ्रू होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, यानी दिल्ली का कॉलेज है वो भी MCC ही कराएगा, या फिर वो कॉलेज जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे कि महावीर मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भी दिल्ली में है। तो ये सारा जो कॉलेज है उसका 85% सीट्स का भी जो काउंसलिंग है वो MCC ही कराएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आएगी तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। उसके बाद जो 100% फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की है। ठीक है, और 5% इंटरनल कोटा, जो कि 5% जामिया के स्टूडेंट को इंटरनल कोटा मिलता है, उसकी भी, यानी पूरे सीट्स जो जामिया का BDS है उसका 100% सीट्स का जो काउंसलिंग कराता है वो MCC ही कराता है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट जो है काउंसलिंग के बारे में हो गई कि कौन कौन से कॉलेजेस की काउंसलिंग MCC कराएगा। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टेट कोटा की, यानी 85% स्टेट कोटा वालों की जो काउंसलिंग है वो स्टेट वेबसाइट से होती है। ठीक है, स्टेट कराता है, और वहाँ पे जो डोमिसाइल होते हैं, डोमिसाइल का मतलब जो रहने वाले होते हैं जनरली, ठीक है, वो उसका ही 85% कोटा लगता है। उसमें और कोई अपना मत लगाइएगा। ठीक है, सिर्फ डोमिसाइल वालों का, यानी जो लोग रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसी का एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगता है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा करके आप ये स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो काउंसलिंग कौन कराएगा, इसका स्टेट अथॉरिटी ही काउंसलिंग कराएगा। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग
वेबसाइट्स होती हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट का जो वेबसाइट है वो क्या क्या है। ठीक है, स्टेट्स का काउंसलिंग शुरू हो चुका है, जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप अगर तमिलनाडु के हैं, आप जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग वेबसाइट की बात करें, एमसीसी की वेबसाइट है, वो सबको पता होती है, www.mcc.nic.in। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए एमसीसी जो काउंसलिंग कराता है, एमबीबीएस के लिए कराता है, बीडीएस के लिए कराता है और बीएससी नर्सिंग के लिए करवाता है। ठीक है, अगर हम लोग राउंड्स की बात करें तो ये भी बेसिक है, सबको पता होता है कि 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड जो कि राउंड 3 होता है, और लास्ट में स्टे राउंड जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। जनरली गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा उनमें सीट्स नहीं बचती है, मॉपअप राउंड जाते जाते सारी सीट्स फुल होती है, तो डीम्ड्स के लिए बच जाती है, तो वो स्टे राउंड जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। ठीक है, अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी कौन कौन सी कैटेगरी को कितना % सीट्स मिलता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा उनका रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, एससी का 15% रिजर्वेशन है, और एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है, और पीडब्ल्यूडी का 5% रिजर्वेशन है। ये है सीट मैट्रिक्स। अब इस साल का जो भी काउंसलिंग प्रॉस्पेक्टस आएगा वो अभी आ ही जाएगा कुछ दिनों में, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूँगी। ठीक है, अगर हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राउंड 1 की। बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में नहीं समझने की ज़रूरत है, बस सिंपली आप समझिए। तो राउंड 1 में क्या प्रोसेस एक्चुअली होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। एमसीसी की आपको वेबसाइट कंटिन्यूसली चेक करनी होती है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन होता है साइट्स। उसके बाद वहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होता है, फ़ी पेमेंट होता है। जैसे ही आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद फ़ी पेमेंट का प्रोसेस आता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है और लॉकिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग के बारे में मैं कहूँगी, आगे भी मैं बताऊँगी, यहाँ पे भी कह रही हूँ। चॉइस फिलिंग जो है, तो अपना प्रेफरेंस अभी से बना के रखिए, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो अपने हिसाब से अपना जो कॉलेजेस का प्रेफरेंस आप ज़रूर बना के रखिए। उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। तो सीट अलॉटमेंट तो ये काम तो अथॉरिटीज़ की है, लेकिन रिपोर्ट करने का काम आपका है, तो रिपोर्ट आपको करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आती है, तो उसको आपको कंटिन्यू देखना पड़ता है कि आई है कि नहीं आई है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन में स्टेप 1 है कि सबसे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर इस साल नीट दिए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद उसमें एप्लीकेशन नंबर जो आपका होगा, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको भरना होता है, पासवर्ड भरना होता है, सिक्योरिटी पिन डालना होता है, आई एग्री करके साइन इन करना होता है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन स्टेप 1। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन का, उसमें पर्सनल डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे कि नीट यूजी का रोल नंबर डालना होता है, नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल डालना होता है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल वही वाला डालिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में डाला था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को स्ट्रॉन्ग मार्क करने की ज़रूरत है कि जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है वो वैलिड होना चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम में आप लोगों ने डाला था बस वही डालना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई और डाल दे, ये ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना है आपको, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पड़ा है, वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इसमें भी डालें। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ़ीस पेमेंट का है। तो फ़ीस डिटेल हम लोग जानेंगे। तो 2 तरह का फ़ीस होता है, एक होता है नॉन रिफंडेबल फ़ीस। नॉन रिफंडेबल फ़ीस क्या होता है? नॉन रिफंडेबल फ़ीस वो फ़ीस होता है जो आपको रिफ़ंड में नहीं मिलेगा, और एक होता है रिफंडेबल फ़ीस जो कि आपका रिफंडेबल हो जाएगा। अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तब भी रिफंडेबल हो जाएगा, और अगर नहीं होता है सीट अलॉटमेंट तब भी आपका वो फ़ीस रिफंडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह का फ़ीस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ़ीस का डिटेल। तो यहाँ पर दो तरह का फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस और रिफंडेबल फ़ीस। तो एक होता है जितने भी कॉलेज हैं एमसीसी के अंडर में जो आते हैं एक्सेप्ट डीम यूनिवर्सिटी, वो फ़ीस होगा, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का अलग फ़ीस होता है। ठीक है, उसी तरह रिफंडेबल में भी जितने भी कॉलेजेस हैं अंडर एमसीसी एक्सेप्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ़ीस होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनरिजर्व्ड का। तो अनरिजर्व्ड में जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, वो सारे कॉलेजेस का जो फ़ीस लगता है, जो काउंसलिंग फ़ीस लगता है, वो लगता है 1000 रुपीज़। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होता है। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड का लगता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लगता है 5000 रुपीज़ काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। सही है। दूसरा जो होता है
दूसरा कैटेगरी है रिजर्व्ड कैटेगरी, जिसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, उन सब का जो लगता है वो 500 लगता है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का 5000 लगता है। अगर हम लोग रिफंडेबल फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व का जो लगता है वो 10,000 लगता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके जितने कॉलेज हैं उनका, और 5,000 लगता है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी का। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखें तो अनरिजर्व का 2 लाख रुपए लगता है रिफंडेबल फ़ीस और 20,000 रुपये लगता है रिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट जो है वो फ़ीस डिटेल हो गया। सही है, यानी टोटल फ़ीस की अगर हम बात करें कि काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम में कितना टोटल फ़ीस लगता है, तो अगर हम अनरिजर्व की बात करेंगे तो आपका लगेगा 11,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, और अगर हम लोग रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो 5,500 रुपये लगेगा। ठीक है, यानी 5,500 रुपीज़। अगर वही हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो अनरिजर्व का लगेगा 2,05,000 और रिजर्व कैटेगरी उनका लगेगा 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल फ़ीस आपका है जो कि काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम में लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की। अगर हम इसको स्टार मार्क कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, तो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। चॉइस फिलिंग में आपको देखिए फर्स्ट राउंड में जो है ना, आपको चॉइस फिलिंग में आपको ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस डालने हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो होता है, चॉइस फिलिंग इन फर्स्ट राउंड जो होता है, आप किसी भी कॉलेज में डाल दीजिए। अगर आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं भी है वो, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसमें कोई आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, ये फ्री राउंड है, फ्री एग्जिट कर सकते हैं इसमें आराम से। तो इसी वजह से फ्री एग्जिट मैं आगे समझाऊंगी कि क्या होता है। तो ये जो है चॉइस फिलिंग है, यहाँ पे आप पूरे कॉलेजेस भर सकते हैं या फिर आप वैसे कॉलेजेस भर सकते हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ यहाँ मुझे मिल सकता है, तो वैसे कॉलेज भर दीजिए। अगर आपको आपके दिमाग में ये बात है कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा इतने रैंक पे, तो उसको थोड़ा हॉल्ट पे रखिए। या फिर आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ ये कॉलेज मुझे मिलना चाहिए, ये मैं ये इस कॉलेज में लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो उसको जो है ना हॉल्ट पे रखिए या फिर उसको लास्ट में भरिए। ठीक है, लास्ट में डालिए, अगर ये मुझे मिल जाएगा तो लास्ट में मिल जाएगा तो मैं इसे ले लूँगा, या फिर सेकेंड राउंड के लिए उसको रखिए, या फिर आप पूरा भी भर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके पास है। पहला, या फिर आप टोटल कॉलेजेस भर दीजिए। तो टोटल कॉलेज भरिएगा कि अगर कोई भी कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरा आपका ये है ऑप्शन कि आप वैसे कॉलेजेस भरिए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, नॉट एक्सपेक्टेड कॉलेज। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड कॉलेज, तो इसमें आराम से आप राउंड 2 में आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगर कंफर्म है कि हाँ मुझे इसी कॉलेज में लेना है और मुझे इस कॉलेज में मिल ही जाएगा, तो आप राउंड 1 में डाल के बात ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, कंफर्म्ड कॉलेज। तो अगर आपके पास कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो इस तरह से प्रोसेस अपना फॉलो कर सकते हैं, या टोटल कॉलेज डाल दीजिए कि कोई भी कॉलेज मिल जाए तो बस गनीमत है। इस तरह का अगर आपका वो है कि हाँ बस कोई भी कॉलेज मिल जाना चाहिए, तो आप टोटल कॉलेज डाल दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉलेज में हमको नहीं मिल पाएगा, ये कॉलेज में बस मिल जाएगा, तो नॉट एक्सपेक्टेड कॉलेज का नाम डाल दीजिए। ठीक है, या तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बस आप कंफर्म है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और ये मुझे मिल जाएगा, तो बस राउंड 1 में डाल करके फाइनल एडमिशन लेकर के बात ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 तरह से आप जो है वो प्रेफरेंस बना सकते हैं अपना। ठीक है, और अपना प्रेफरेंस बनाइए कि हाँ, क्योंकि राउंड 1 में कोई मतलब आपको कोई रुकावट नहीं है कि हाँ ये इस कॉलेज में मिलेगा तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप राउंड 1 में डालेगा, नहीं भी मिलेगा या मिल भी जाएगा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और आप राउंड 2 में इजीली जा सकते हैं। तो इस वजह से राउंड 1 का जो चॉइस फिलिंग है वो आप इस तरह से कीजिए। ठीक है, बाकी जो अपडेट्स न्यू अपडेट्स आएंगी उसमें थोड़ा बहुत क्या चेंज आएगा उसको मैं अपडेट कर दूंगी आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। ठीक है, और मैंने चॉइस फिलिंग का तरीका भी आपको बता दिया कि इस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 3 तरीका है चॉइस फिलिंग का, तो बस ये है। ठीक है, बाद में चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉकिंग करना होता है, तो लॉकिंग इंपॉर्टेंट है। लॉकिंग में क्या होता है कि आपको चॉइस फिलिंग कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद फिर आपको लॉकिंग के लिए टाइम मिलता है। काउंसलिंग प्रोसेस जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तो आपको टाइम मिलता है, इतना मतलब गैप टाइम होता है कि हाँ इतने से इतने दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए।
तो आपको लॉकिंग करने के लिए टाइम मिलता है। तो आप या फिर सोच कर कि हाँ चलो प्रेफरेंस बाद में और भी सोचेंगे कि हाँ इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इस तरह से आप सोच करके से भी लॉक कर सकते हैं। या फिर आप पहले से कंफर्म है कि हाँ मुझे इस कॉलेज को डालना है, तो बस सिंपली उसको चॉइस फिलिंग करके साथ ही साथ लॉक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं भी लॉक करते हैं तो फ़ी पेमेंट वगैरह अगर आपका किया हुआ है तो आपका लॉक ऐसे ही भी हो जाएगा, ठीक है, अपने आप भी हो जाएगा, तो ज़्यादा मसला नहीं है, ओके। लेकिन प्रोसेस खुद से कंप्लीट कीजिए तो एक सेटिस्फैक्शन अलग लेवल की होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की। तो इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद, लॉकिंग करने के बाद, चॉइस फिलिंग को लॉक करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, सही है। सीट अलॉटमेंट का एक वो आता है, एक लिस्ट आती है कि हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट किया गया है या कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, तो उसकी एक लिस्ट आती है। तो आपको अगर तो इसमें क्या होता है सीट अलॉटमेंट में कि अगर आपकी चॉइस का कॉलेज मिल गया या फिर चॉइस का कॉलेज नहीं मिला या फिर आपको कॉलेज ही नहीं मिला, तो इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जा सकता है या फिर नहीं कॉलेज अलॉट किया सकता है। दो ऑप्शन आपका कॉमन है कि अलॉट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इन दो केसेस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो सीट अलॉटमेंट हो गया, काउंसलिंग प्रोसेस के बाद वेट करने के बाद आपको सीट अलॉट हो गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सीट अलॉट हो गया है, नॉट अलॉट हुआ है तब तो बात ही अलग है, लेकिन सीट जब अलॉट हो गया तब आप क्या करें। जब सीट अलॉट हो गया राउंड 1 में, तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपका मनपसंद अगर आपका कॉलेज मिला है, नहीं मिला है, तो आप उसको लीव कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, आप रिपोर्टिंग ही करने नहीं चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो लीव कर देंगे तो क्या होगा, आप फ्री एग्जिट कर जाएंगे राउंड 2 के लिए। आपके पास आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कोई जो है वो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से जो है वो आप फ्री एग्जिट कर जाएंगे राउंड 2 के लिए, ठीक है। अगर आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला और आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, आपको पता है कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि नेक्स्ट ऑप्शन आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें कि आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया है, बस आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि ज्वाइन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जितने भी ओरिजिनल और उसके फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लगते हैं, फ़ोटोज़ लगती हैं, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, आप वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। तो फिज़िकल प्रेजेंस होना चाहिए, आपको जा करके रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ लेके जाना होता है, सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना होता है कि हाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो मैं लास्ट में बता दूंगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और इस तरह से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो केस हो सकता है, या फिर आप लीव कर जाएं या फिर आप ज्वाइन कर लें, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक केस और होता है, और थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिला, आपने सारा कॉलेज भर दिया था, तो लेकिन आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तब भी आप ज्वाइन कर लीजिए राउंड 1 में। अगर आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हो सकता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ज्वाइन कर लीजिए उसको। उसके बाद आप जाइए वहाँ पे प्रेजेंट हो जाइए, आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी जैसे एडमिशन होता है, सिंपली वहाँ पर जा करके आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप इसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्म भरिए साथ साथ, वो होता है अपग्रेडेशन फॉर्म। यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, यही चीज़ इस बार हो सकता है कि चेंज हो जाए अपग्रेडेशन फॉर्म के बारे में। ये मैं राउंड 2 में आपको और क्लियर कर दूंगी अच्छे से। अपग्रेडेशन फॉर्म राउंड 1 में तो फिल होता है, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद राउंड 2 में फिल नहीं होता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा और आप वहाँ तक पहुँचिएगा, वहाँ तक आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली समझिए कि अपग्रेडेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होता है। अपग्रेडेशन फॉर्म फिल होने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप राउंड 2 में आसानी से फिर से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, और अगर वहाँ पे उससे बेटर कॉलेज आपको मिलता है तो आप अपग्रेड कर दिए जाएंगे उस कॉलेज में। यही होता है अपग्रेडेशन। मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें अपग्रेडेशन अमेंडमेंट की बात की थी मैंने, तो उसको भी आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको सीट अलॉट ही नहीं की गई, तो आप राउंड 2 में वैसे भी काउंसलिंग आपको कराना ही होगा, तो आप राउंड 2 में काउंसलिंग कराइए। मैंने आपको फर्स्ट राउंड के बारे में बता दिया कि आप लीव कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो आप अपग्रेडेशन फॉर्म ज्वाइन करने के बाद ही भर सकते हैं। तो उस केस में, अब ये सारे केस में क्या होगा, आप फ्री एग्जिट कर जाएंगे। राउंड 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। मतलब उसमें ना पैसा लगेगा, ना रजिस्ट्रेशन ज़्यादा करना होगा, बस चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, ठीक है।
या फिर अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर आपको राउंड 2 में काउंसलिंग कराना ही कराना है। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये जो प्रोसेस होता है, अब स्टेट काउंसलिंग होता है तो क्या होता है कि जब राउंड 1 होता है, ऑल इंडिया राउंड 1 होता है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 होता है। पहले 15% सीट भरी जाती है, पहले 15% सीट ऑल इंडिया से भरी जाती है, उसके बाद फिर स्टेट काउंसलिंग होता है, फिर 85% सीट भरी जाएगी, उसके बाद फिर ऑल इंडिया राउंड 2 होता है। हो सकता है इस बार की जो है वो साइमल्टेनियस काउंसलिंग हो राउंड 1 और स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 का, लेकिन अभी फ़िलहाल तो तमिलनाडु ने निकाल दिया और भी स्टेट्स ने जो है वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो साइमल्टेनियसली होने का तो सवाल नहीं उठता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस बार साइमल्टेनियसली नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से होपफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन इस साल से तो नहीं ही होने वाला है, क्योंकि एमसीसी ने अभी तक अपना वेबसाइट ओपन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब जो राउंड 2 में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक जो एडमिशन सिर्फ सिंपली ले लिए वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, उन्होंने अगर अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं भरा है तो वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। बस अब कौन कौन से होंगे, जो कॉलेज लीव कर दिए, जो एडमिट किए, कॉलेज में ज्वाइन किए लेकिन अपग्रेडेशन फॉर्म भरे, तब जा कर के वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे, या तीसरे वो कैटेगरी जो कि अलॉट ही नहीं किए गए। तो ये 3 कैटेगरी जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए आपके एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है, सिर्फ जो है वो चॉइस फिलिंग करनी होती है और लॉकिंग करनी होती है। तो इस बार हो सकता है कि चॉइस फिलिंग जो है वो राउंड 1 वाला ही जो है वो कंटिन्यू हो। सही है। और आपको बार बार चॉइस फिलिंग भी ना करनी पड़े, हो सकता है वो सारा जो है वो चॉइस फिलिंग एक ही बार हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो एमसीसी का शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा कि चॉइस फिलिंग बार बार करनी है या फिर चॉइस फिलिंग जो है वो एक ही बार होना है, ठीक है। तो ये अपडेट एक रहेगा कि हाँ वो एमसीसी के शेड्यूल आने के बाद और प्रॉस्पेक्टस आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि पिछले ही जैसा होगा, तो फिर यहाँ पे भी चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी और लॉकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे चॉइस फिलिंग में सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आगे बताऊँगी क्यों सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना है, मैं क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ अभी। देखिए, अब यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग करना होगा कॉलेज में, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस राउंड 2 में होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये 2 प्रोसेस ख़त्म हो जाता है जो एलिजिबल होते हैं राउंड 2 के लिए। अब हम लोग चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। राउंड 2 में जो चॉइस फिलिंग होती है, तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग आप लोगों ने किया, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ कि चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है। तो चॉइस फिलिंग कर लिया, मान लो कि आपने वही डाल दिया जो पहले आपने डाला था, या फिर आपने कुछ चेंज किया, तो ये सब सारी चीज़ें ना चॉइस फिलिंग राउंड 2 में सोच समझ के करनी पड़ेगी। अब सीट अलॉटमेंट जब होगा तो नॉट अलॉट होगा या फिर अलॉट हो जाएगा, 2 केस होगा। उसके बाद अब अलॉट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो मॉपअप राउंड के लिए आप जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। मॉपअप राउंड में आप फ्रीली जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीट अलॉट हो गया तो यहाँ पे मैटर करता है चॉइस फिलिंग। देखिए, राउंड 2 में भी सेम केस होगा जैसे राउंड 1 में होता था, जैसे कि आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। पहला केस हो सकता है कि अगर आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, अगर कॉलेज मिला आपने छोड़ दिया, आपके पसंद का कॉलेज नहीं हुआ, तो यहाँ पे फ्री एग्जिट मॉपअप राउंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से आपको, ठीक है, अगर कॉलेज मिलने पर भी आपने छोड़ दिया तो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चॉइस फिलिंग राउंड 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस फिलिंग राउंड 2 में इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाता है और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपका फ्री एग्जिट मॉपअप राउंड नहीं होगा, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और फीस पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये बात को याद रखिएगा, अभी तक यही था कि कोई भी फ्री एग्जिट मॉपअप राउंड नहीं होगा अगर आपको कॉलेज मिलने के बाद आपने छोड़ दिया राउंड 2 में तो। सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने ज्वाइन कर लिया, आपके मन का कॉलेज मिल गया, आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से की, आपको जो पसंद था कॉलेज आपको वही मिल गया, तो आपने सिंपली ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने का सेम प्रोसेस है, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है वहाँ पे, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं और फोटो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जाएगा, वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और वहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद आपका एडमिशन वहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा। तीसरा केस जो होता है
तीसरा केस इसमें होता ही नहीं है। तीसरा केस आप ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेडेशन फॉर्म जो है वो नहीं भरा जा सकता है। अभी तक यही रूल है। अब हो सकता है ये चीज़ की तैयारी, इसी वजह से मैंने अपग्रेडेशन अमेंडमेंट लिखा था कि हो सकता है कि अपग्रेडेशन अमेंडमेंट आ जाए। उसमें क्या है कि आप राउंड 2 में भी अपग्रेड करा सकते हैं कॉलेज को। तो हो सकता है कि वो हो जाए इस बार से, वो इस बार का शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात होगी कि आप राउंड 2 के बाद जो है वो राउंड 3 में भी, मॉपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन फॉर्म से मॉपअप राउंड में भी दूसरा कॉलेज अगर अच्छा मिल रहा है आपको तो आप वहाँ ले सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक यही करना था कि अभी तक कोई अपग्रेडेशन फॉर्म राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ख़त्म कर दिया है तो यहाँ पे आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। आप काउंसलिंग आगे नहीं करा सकते अगर आपने एडमिशन ले लिया। तो अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको चाहे वो कॉलेज को छोड़ dीजिए, आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कीजिए और अच्छे कॉलेज के लिए, या फिर आप उसमें एडमिशन लेके MBBS की पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन अवेलेबल आपके पास अभी तक तो नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से आपका जो अपग्रेडेशन का फॉर्म है वो सेकेंड राउंड में भी आ जाए और आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो आसानी से। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये चीज़ नहीं है, अभी इस साल तक तो नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो अब नेक्स्ट ईयर होगा, या फिर हो सकता है कि अभी MCC जब अपना शेड्यूल निकाले और अपना प्रॉस्पेक्टस निकाले तो उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये कॉलेज आप छोड़ देंगे ज्वाइन करने के बाद तो आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाएंगे, क्योंकि कोई अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं, आपको ज्वाइन करने के बाद वहीं से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि जो कॉलेज लीव कर दिए उनके बारे में बात करते हैं। कि मैंने बताया कि कोई फ्री एग्जिट नहीं होगा इस राउंड में। ये हुआ कि जो कॉलेज एग्ज़िट कर देंगे उनमें फ्री एग्ज़िट नहीं होगा मॉपअप राउंड में। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो रिफंडेबल फ़ीस तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। जो फर्स्ट राउंड में जो था, जितना फ़ीस उन्होंने दिया था, फर्स्ट राउंड में जो फ़ीस उन्होंने दिया था वो सारा फ़ीस आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा उससे। साथ ही साथ नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नया फ़ी पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। और फ़ी पेमेंट उसी हिसाब से होगा जिस कैटेगरी में आप होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। फर्स्ट राउंड की में जो फ़ीस आपने भरा था वो जो है वो सारा फ़ीस ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो रिफ़ंडेबल हो चाहे नॉन रिफ़ंडेबल हो, सारा फ़ीस ख़त्म हो जाएगा। नॉन रिफ़ंडेबल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन रिफ़ंडेबल मिलता है, लेकिन इस राउंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिलने के बाद अगर वो कॉलेज को आप छोड़ देते हैं तो वो फ़ीस भी नहीं मिलेगा, रिफ़ंडेबल फ़ीस भी आपका वेस्ट हो जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग राउंड 2 में क्या होता है। अब राउंड 2 का प्रोसेस में सीट अलॉटमेंट अगर मिल गया तो मैंने केसेस आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद राउंड 2 के बाद आता है स्टेट काउंसलिंग, राउंड 2 आएगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में 85% से सीट्स भरी जाएंगी और उसके बाद जिनको नहीं मिलेगा उसके बाद फिर ऑल इंडिया मॉपअप राउंड में वो लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। तो ये होता है प्रोसेस। अब जो मॉपअप राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में जान लेते हैं। सिंपली अगेन यहाँ पे भी वही केस है कि 2 केस हो सकता है, सीट अलॉटमेंट हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। तो ये 2 केसेस हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा और अलॉट कर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो उसके बारे में जानते हैं। तो नॉट अलॉट किया जाएगा, यानी अलॉट नहीं किया जाएगा, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप स्टे राउंड के लिए चले जाते हैं। स्टे राउंड जो है वो ऑफलाइन होता है, आप मतलब साइट्स चेक करते रहते हैं। वहाँ पर अगर स्टे राउंड की वैकेंसी निकलती है तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ता है, ऑफलाइन करना पड़ता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें ऑफलाइन करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर नहीं अलॉट हुआ तो आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा केस हो गया कि अगर मॉपअप राउंड में आपको अलॉट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे भी आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो आप छोड़ दीजिएगा, तो आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप
आपको कॉलेज मिलता है और आप उसको भी छोड़ देते हैं तो आप आउट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप अगले राउंड के लिए यानी स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने वो कॉलेज मिला मॉप अप राउंड में लेकिन आपने वो कॉलेज नहीं लिया, ठीक है, वो कॉलेज नहीं लिया, सही है, तो आप क्या होता है, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है और आपको नेक्स्ट ईयर तैयारी करना पड़ेगा नए सिरे से। अब दूसरा ऑप्शन वही है जो ज्वाइन करने का ऑप्शन है। तो ज्वाइन करने में सिंपल वही प्रोसेस है, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होगा और फिर उसके बाद फिर एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि ऑनलाइन प्रोसेस, ये जो सारा प्रोसेस होता है ऑनलाइन होता है। हर टाइम चॉइस फिलिंग होती है, अभी तक तो यही होता है कि चॉइस फिलिंग होती है हर राउंड में, ठीक है। तो एवरी राउंड में जो है ना चॉइस फिलिंग होती है, लॉकिंग होती है, सही है। स्टेट के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको सर्च करना, आप जिस स्टेट के होंगे आपको उसके वेबसाइट पे जा कर के आपको सर्च करना पड़ेगा कि अभी आया कि नहीं वैकेंसी। जैसे अभी तमिलनाडु का आया तो तमिलनाडु के स्टेट का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देखिएगा जाके, तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, सही है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिया। उसके बाद मॉप अप राउंड जब होता है, मॉप अप राउंड के बाद फिर स्टेट काउंसलिंग मॉप अप राउंड होता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टेट काउंसलिंग मॉप अप राउंड होगा। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं अब। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो काउंसलिंग प्रोसेस में एज सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स में लग सकते हैं। जैसे यूपी में जो है ना आपका लगता है काउंसलिंग प्रोसेस में, लेकिन जनरली जो ऑल इंडिया में होता है ऑल इंडिया में नहीं लगता है, एडमिशन के टाइम में लगेगा, ठीक है। जब आपको रिपोर्ट करने जाना होगा वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो आप एग्ज़ाम जाकर दिए थे वो होना चाहिए। दूसरा नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो अभी रिज़ल्ट आया वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद नीट का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है यानी अलॉट होने का जो लिस्ट आता है वो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 11th की मार्कशीट होनी चाहिए, सारा होना चाहिए आपके पास मार्कशीट। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, ठीक है, 8 के करीब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है एज आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, सही है, जो आपका हो। उसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा, और तहसीलदार लेवल तक का होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वगैरह का जो बनता है वो पूरा उसका PDF दिया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो परमानेंट होता है ना वो बनाना है, अस्थायी नहीं बनाना है, ठीक है। तो टेम्पररी का नहीं बनाना है, परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो स्थायी वाला जो ऑप्शन होता है वो आप चूज़ कीजिएगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद अगर PWD के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आप PWD का सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके बाद अगर आपने गैप लिया है नीट में, आपका अगर अपीयरिंग में है तब तो इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने गैप लिया है तो एक गैप सर्टिफिकेट बनता है, वो नोटरी से बन जाएगा, एक एफिडेविट टाइप का बनता है, तो वो बन जाएगा, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद बॉन्ड और एफिडेविट ये भरते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक एफिडेविट होता है, वो भी नोटरी से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का TC होना चाहिए, सही है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर कोई आपको मेडिकल इशू है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सही है। या फिर आपने अगर BSc वगैरह किया है तो वो सारे जो पिछले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आप फिज़िकली जा कर के रिपोर्ट करते हैं कॉलेज को जहाँ पे आपको एडमिशन लेना होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो जो भी कॉलेज है अगर आप उसके साइट पे जाके देखिएगा तो वहाँ पर जो है एडमिशन वाला जो सेक्शन होता है उसमें आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा, वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला, जैसे बिहार में कोई कॉलेज मिला या यूपी में कोई कॉलेज मिला या फिर राजस्थान में कोई कॉलेज मिला, तो आप स्पेसिफिक उस कॉलेज का एडमिशन का जो प्रोसेस वाला जो पूरा होता है उसमें चेकलिस्ट होता है एडमिशन प्रोसेस का, तो वो पूरा आपको लिस्ट बना हुआ होता है, कितना अमाउंट लगता है नहीं लगता है। वैसे तो मेरी सारी वीडियो में फ़ीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन चेकलिस्ट आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि चेकलिस्ट में कौन कौन से
डॉक्यूमेंट्स खोज रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखिएगा और उसी हिसाब से आप जो है वो वहाँ जा कर के वो सारी तैयारी के साथ जाइएगा, ठीक है। तो एक बार उस कॉलेज का वेबसाइट जा कर के एडमिशन वाला जो सेक्शन है उसमें जा कर के चेकलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा कि इस बार का चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें वो मांग रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा, सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हों तो आपका एडमिशन पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा समराइजेशन आपको कर देती हूँ ये, ठीक है। तो प्रोसेस का समराइजेशन मैं कर रही हूँ। काउंसलिंग राउंड 4 राउंड में होते हैं, या आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में 4 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्टे राउंड। इसका इस तरह से होता है कि राउंड 1 के बाद स्टेट कोटा राउंड 1 होता है, उसके बाद राउंड 2 होता है, उसके बाद जो है वो स्टेट कोटा राउंड 2 होता है, सही है। और उसके बाद होता है मॉप अप राउंड यानी ऑल इंडिया मॉप अप राउंड, उसके बाद होता है स्टेट कोटा मॉप अप राउंड, ठीक है, मॉप अप राउंड होता है। उसके बाद फिर होता है स्ट्रे राउंड होता है ऑल इंडिया का, और उसके बाद फिर स्टेट कोटा और स्ट्रे राउंड होता है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस होगा राउंड 1 में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो एमसीसी के लिए आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाइएगा, स्टेट के लिए आप स्टेट की वेबसाइट पे जाइएगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फ़ी पेमेंट मैंने बता दिया कि किसका किसका कितना लगता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। इस बार एमसीसी के प्रॉस्पेक्टस से ही पता चलेगा कि चॉइस फिलिंग बार बार करना है या सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है। अगर इस बार से एक बार नहीं करना होगा तो नेक्स्ट टाइम से एक बार करना होगा। जैसा अपडेट आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है और सीट अलॉटमेंट होने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाता है तो आप छोड़ सकते हैं, तो फ्री एग्जिट हो जाता है राउंड 2 के लिए। अगर ज्वाइन कर दिया तो फाइनली एडमिशन ले लिया। और अगर आपकी मन पसंदीदा कॉलेज अगर आपको नहीं मिला तब भी आपने ज्वाइन किया और वहाँ पे एक अपग्रेडेशन फॉर्म भरा जिससे आप फ्री एग्जिट हो जाते हैं राउंड 2 में, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे, सही है। तो आप अपग्रेडेशन एक फॉर्म भरते हैं ताकि आप राउंड 2 में भी पार्ट ले सकें, ठीक है। ये चीज़ हो गई राउंड 1 की। अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट ही नहीं हुआ तो आप राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। फिर बात आती है राउंड 2 की। तो राउंड 2 में भी आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप मॉप अप राउंड के लिए जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा और लॉकिंग करना होगा। अगर सीट मिलेगा तो सीट अलॉट हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट राउंड 2 में क्या होता है कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया तो अगर आपने छोड़ दिया तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। मॉप अप राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सिंपली एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला तब भी आप इस साल के लिए तो आप अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाएंगे अगर आपने एडमिशन राउंड 2 में ले लिया तो, ठीक है। नहीं लिया तो आप मॉप अप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास कोई चारा नहीं है, या आप कॉलेज छोड़ करके फिर से तैयारी कीजिए या फिर जो MBBS की पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई राउंड 2 की। जिनको कॉलेज मिला राउंड 2 में उन्होंने छोड़ दिया तो उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, वो रिफंडेबल फ़ीस भी सारी वेस्ट हो जाएगी, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मॉप अप राउंड की बात करें तो अगर मॉप अप राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप स्ट्रे राउंड के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। और अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो अगर आप उसको छोड़ देते हैं मॉप अप राउंड में तो आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि वो कॉलेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप MBBS करना चाहते हैं तो उस कॉलेज को ज्वाइन कीजिए, एडमिशन कंप्लीट कीजिए। ये है मॉप अप राउंड का। फिर स्ट्रे राउंड में भी सिंपली वैसा ही होता है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल गया स्ट्रे राउंड में तो वेल एंड गुड, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए या फिर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी कीजिए फिर से, ठीक है। अगर उससे अच्छा आपको कॉलेज चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी कीजिए, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑल अबाउट जो है इसके बारे में हो गया। दूसरी बात ये है जो अपडेट्स की बात थी कि कॉमन काउंसलिंग का जो अपडेट है वो ये है कि सेंट्रलाइज इस बार नहीं होगी। तमिलनाडु ने ऑलरेडी जो है वो इसको शुरू कर दिया है। कर्नाटक ने तो पहले ही कह दिया था कि इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा।
तो कर्नाटक बोर्ड तो पहले ही से आउट था, लेकिन अब जो है वो तमिलनाडु ने जब अपना काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया, इससे तो ये पता चल जाता है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि पैरेलल काउंसलिंग होने का चांस हो सकता है। पैरेलल काउंसलिंग मतलब साथ साथ होगा, उससे टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग साथ साथ हो सकता है। ये इस साल का अपडेट है। बाकी जो अपडेट होगा जब एमसीसी की वेबसाइट फिर से चालू हो जाएगी तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, जब शेड्यूल आ जाएगा और साथ ही साथ जो है वो प्रॉस्पेक्टस भी आ जाएगा, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो भी आ जाएगा, तो उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए। अभी और भी अपडेट्स होंगे तो उसको भी मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।